Hello my dear students, welcome to all of you at Easy English Solution and Easy Way of Learning। इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया को, जिसको कि पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। जो टॉपिक था वाई नन कोऑपरेशन से शुरू करना है और इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ करके हमने छोड़ा हुआ था, तो वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। 1.3 से 1.2 को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, और 1.3 वाई नन कोऑपरेशन से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शुरू करेंगे। और इससे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा था और वो पूरा चैप्टर चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों को यदि उस लेसन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप सुझाव करके भेज सकते हैं। वीडियो ये जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, उससे कंसर्न्ड वीडियो हम अपलोड करेंगे। और पूरे के पूरे द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का एक सिंगल वीडियो आएगा जिसमें समराइज फॉर्म में पूरा चैप्टर रहेगा, और यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका भी एक पूरे चैप्टर का समराइज फॉर्म में वीडियो आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं देखे हैं तो उसे भी वॉच कर लें। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियोज में 1.2 द राउलेट एक्ट, और इसके बाद का जो टॉपिक है 1.3 वाई नन कोऑपरेशन, वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। देखिए, वाई नन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन क्यों, असहयोग क्यों हुआ और क्या इसका उद्देश्य था, कितना हद तक यह सफल रहा, गांधी जी ने इसका प्लान क्यों किया, तो यह बात हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तव में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज, 1909 में लिखा था। तो महात्मा गांधी जी इस बात को डिक्लेयर किए कि ये जो ब्रिटिश रूल है, जो अंग्रेज़ों का शासन है, यह भारत में क्यों स्थापित हुआ। भारत में इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि हम लोगों ने उनको कोऑपरेशन दिया, उनका सहयोग किया, और हमारे ही कोऑपरेशन के चलते अंग्रेज़ों की सत्ता यहाँ भारत में स्थापित हुई। यानी हम जो भारत के लोग हैं उनको सपोर्ट किए, इसलिए ही वो यहाँ पर सरवाइव किए। अब वो कहते हैं आगे कि यदि भारत के लोग उनको कोऑपरेट न करें, उनका सहयोग न करें, तो जो ब्रिटिश रूल है, अंग्रेज़ों का रूल है, एकदम धराशायी हो जाएगा, बिल्कुल 1 साल के ही अंदर। यानी वो तो व्यापारी थे, सामान बेचने आए थे, और हम लोग ही उनका सामान खरीदते गए, उनका बिक्री बढ़ाते गए, उनके लिए सेना में काम करते गए। वो तो उतना संख्या में आए थे नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने उन्हें कोऑपरेट किया, जिसके बदौलत हमारे ही सहयोग से हमारे ही ऊपर शासन करने लग गए। तो गांधी जी का यह विचार तो बहुत ही अच्छा था। तो यह जो नन कोऑपरेशन का विचार था, असहयोग का जो विचार था, यह एक आंदोलन किस प्रकार से बन गया, आइए इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने ऐसा प्रस्ताव किया कि एक आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, जिसको कि अलग अलग स्टेजेज में अनफोल्ड किया जाएगा। यानी अलग अलग चरणों में इसकी शुरुआत होगी धीरे धीरे। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। यानी बहुत तरह के टाइटल प्रोवाइड करते थे अंग्रेज जो थे, जैसे राय बहादुर, वीर बहादुर इत्यादि। यानी वीरता के लिए या विभिन्न साहित्यिक क्षेत्र में उपलब्धि के लिए, या अंग्रेज़ों के लिए कोई खास काम किया कुछ, तो उनको। तो सबसे पहले गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा कि जो टाइटल्स हैं अंग्रेज़ों के दिए हुए, उन टाइटल्स को हमें लौटा देना चाहिए, और इसी कदम से आंदोलन की शुरुआत होगी। सारे के सारे जो अवार्ड हैं दे दिए जाएंगे गवर्नमेंट को।
का। और उसके बाद ये तो काम शुरू ही हुआ, बाइकाट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यानी जो सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट कचहरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल इत्यादि इन सभी चीज़ों में काम करने वाले जितने भी भारतीय थे या स्कूल्स में काम करने वाले सभी लोगों ने अपना सर्विस छोड़ दिया कि हम अंग्रेज़ों के लिए अब काम नहीं करेंगे। और फॉरेन गुड्स का भी यहाँ पर बहिष्कार किया गया। विदेशों की वस्तुएं जो भी खास करके क्लॉथ्स ज़्यादा मात्रा में यूज होती थी, तो उन चीज़ों का भी लोगों ने बहिष्कार किया, खरीदना बंद कर दिया। तब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट दबाना शुरू किया भारतीयों को, और ये फुल डिसोबीडियंस कैंपेन था। यानी कि डिसओबीडियंस यानी आज्ञा को नहीं मानना है और किसी तरह का हिंसा भी नहीं करना है। अहिंसक तरीके से बस उनके नियम को नहीं मानेंगे, उनके सामानों को नहीं अपनाएंगे। यानी उनके द्वारा कोई भी उनके लिए जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, सर्विस करते हैं, वो चीज़ अस्वीकार कर देना है। उनके द्वारा दिए गए टाइटल्स को लौटा देना है और उनके द्वारा भेजी गई जो भी विदेशों की वस्तुएं यहाँ पर आती थी उनको भी बहिष्कार करना है। यह इसका मुद्दा था। तो यह आंदोलन स्टार्ट हुआ और गर्मी का समय था, 1920 का साल था। महात्मा गांधी जी और शौकत अली, ये दोनों व्यक्ति जो थे बहुत ही दूर तक दौरा किए देश का, चारों तरफ सपोर्ट बटोरते लोगों का फिर रहे थे। यानी लोगों का समर्थन बटोर रहे थे इस मुद्दे पर। आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि किस प्रकार से ये खिलाफत के मुद्दे पर मोहम्मद अली और शौकत अली को और पूरे मुसलमानों को साथ लाए थे गांधी जी, और वे लोग भी समर्थन में थे क्योंकि उनके पक्ष में भी हिंदू लोग आंदोलन करने जा रहे थे। तो अब देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, इसके प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। वास्तव में वे लोग जो थे, जो काउंसिल इलेक्शन हो रहा था उसका बाइकाट नहीं करना चाहते थे, जिसका कि समय था नवंबर 1920 में वो इलेक्शन होने वाला था। और लोगों को ये भी डर था कि यदि यह आंदोलन होगा तो इससे बहुत ही हिंसा होगी और हिंसा फिर हो जाएगी, इसकी बातें फैल जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए, जो सितंबर था, सितंबर का महीना था, सितंबर से दिसंबर के बीच में क्या हुआ कि बहुत ही कांग्रेस के अंदर ही उथल पुथल मच गई थी। और ऐसा कुछ देर के लिए तो ये लगा कि कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं बन रहा है। यानी जो इस आंदोलन के अपोज में है और जो सपोर्ट में है, दोनों ग्रुप में किसी भी तरह का मेल भाव नहीं हो सकता है, सपोर्टर्स में और अपोनेंट्स में। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ कि जो कांग्रेस की बैठक हुई, और वो बैठक हुई नागपुर में दिसंबर 1920 में, तो क्या हुआ कि कंप्रोमाइज़ हो गया, आपस में समझौता हो गया और यह प्लान काम किया। और फिर नन कोऑपरेशन का प्रोग्राम जो है शुरू करने का हुआ कि शुरू होगा। अब देखिए, तो किस प्रकार से यह आंदोलन शुरू हुआ और किन लोगों ने इसमें भाग लिया और किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक समुदाय के लोगों ने यह नन कोऑपरेशन का जो आइडिया था, इस आइडिया को किस प्रकार से अपनाया। यानी सबकी सोच अलग अलग थी इस आंदोलन के प्रति। तो यहाँ पर पॉइंट 2 आ जाता है, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। सभी ग्रुपों के बारे में, किस ग्रुप ने कैसा सोचा इस आंदोलन के बारे में, स्वराज का अर्थ क्या समझा। तो आइए उन चीज़ों को आप जानेंगे इस पॉइंट में। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी आंदोलन के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है समझदारियाँ, विचारधाराएं आप कह सकते हैं। देखिए, जो नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था, क्योंकि खिलाफत के सपोर्ट में नन कोऑपरेशन शुरू हो रहा था और नन कोऑपरेशन के सपोर्ट में खिलाफत आप कह सकते हैं। तो यह जो आंदोलन था जनवरी 1921 में
मुख्य रूप से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया और प्रत्येक जो ग्रुप था सबका अपना अलग अलग समझदारी थी इसके बारे में और अलग अलग मुद्दे थे। तो उन मुद्दों को समझ करके कि ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से निजात मिलेगी, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं ये जो स्वराज था, स्वराज के आह्वान पर कि स्वराज आएगा, अपना राज आएगा, तो इसी चीज़ को मान करके आंदोलन में भाग लिए हुए थे। लेकिन यह जो स्वराज था इसका अर्थ सभी के समझ में अलग अलग था, क्योंकि स्वराज का अर्थ एक स्पष्ट किया भी नहीं गया था कांग्रेस की तरफ से और सभी लोग अपना अलग अलग अर्थ निकालते थे। जिसका जो समस्या था मान लेते थे कि हमारे इस समस्या का अंत जब हो जाएगा तो वही हमारे लिए स्वराज था। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं 2.1 मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में आंदोलन। देखिए शहरों में जो आंदोलन है यह शुरू हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से, यानी मध्यम वर्ग के लोगों ने सबसे पहले इसमें भाग लेना शुरू किया, शहरों में लिया और हजारों मात्रा में जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने गवर्नमेंट के जो स्कूल चलते थे गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर, टीचर और लॉयर्स सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया, यानी लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया। अब क्या था, अब जो काउंसिल इलेक्शन था इसका भी बाइकाट होने वाला था और बहुत सारे प्रोविंसेस में इसका बाइकाट हो चुका था। यह भी लड़ने से इंडियन लोग अस्वीकार कर दिए थे। सिर्फ एक मद्रास प्रोविंस में जो था इसका बाइकाट जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी, उस पार्टी ने नहीं किया था। क्योंकि वहाँ पर देखिए बहिष्कार क्यों नहीं हुआ, बात क्या था, यह जो पार्टी था नन ब्राह्मण पार्टी था। ब्राह्मण लोग अस्वीकार कर रहे थे कि हम लोग काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, स्वराज के कॉल को सपोर्ट किए थे। और लेकिन जो जस्टिस पार्टी वाले लोग थे, नन ब्राह्मण थे, उन लोगों ने सोचा कि सबसे अच्छा मौका यही है काउंसिल में इंटर करने का, यानी ब्राह्मण लोग तो लड़ेंगे ही नहीं चुनाव और यदि हम लोग लड़ेंगे तो हम ही लोग इलेक्ट हो जाएंगे, चुने जाएंगे। इस बार बहुत अच्छा मौका है क्योंकि उन लोगों ने अस्वीकार किया है। तो पावर गेन करने का, एक पॉलिटिकल पावर गेन करने का अच्छा अवसर उन लोगों को ये लगा और इस प्रकार से सोचा कि जो ब्राह्मण लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं इस बार खड़ा ही नहीं होंगे और हम लोग खड़ा हों। तो इस तरह से मद्रास प्रोविंस में केवल काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार नहीं हुआ जस्टिस पार्टी के द्वारा। अब देखिए इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। ये जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका प्रभाव आर्थिक तौर पर भी पड़ा और आर्थिक तौर पर तो बहुत ही नाटकीय प्रभाव पड़ा। जो विदेशों से आने वाले सामान थे, फॉरेन गुड्स थे, इसका बाइकाट हुआ, विरोध हुआ। जो भी शराब की दुकानें थी उनका पिकेटिंग हुआ, पिकेटिंग मतलब घेराबंदी, यानी लोगों ने रास्ता को ब्लॉक कर दिया। महिलाएं भी इसमें भाग ली थी कि किसी को दुकान में नहीं जाना है तो खरीदारी होगा ही नहीं, तो इस प्रकार से बिक्री प्रभावित होगी। और जो विदेशी कपड़े थे उसको जलाए गए, कपड़ों की होलियां जलाई गई, पूरा ढेरी लगा करके और विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। एक तरह से विरोध व्यक्त किया गया। विदेशों से जो सामान आते थे, खास करके जो कपड़े आते थे, उसका इंपोर्ट, उसका आयात आधा हो गया 1921-22 में। क्योंकि पहले जो है, इससे पहले 102 करोड़ के कपड़े आते थे, लेकिन 1921-22 में इसका वैल्यू घटकर मात्र 57 करोड़ ही रह गया। अब देखिए बहुत सारे जगहों पर तो जो व्यापारी थे या माने जो भी व्यापारी थे वे रिफ्यूज कर गए कि हम नहीं बेचेंगे विदेशों के कपड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है न तो उसमें उन लोगों ने किसी तरह का फाइनेंस किया, न कपड़ा में खरीदने में पैसा लगाया और न बेचने को तैयार हुए, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं तो बेचेंगे कहाँ से। अब देखिए यह जो विरोध आंदोलन था जो जो फैलता गया, लोग भी जो है अपना अस्वीकार करते गए विदेशी कपड़ों का
और भारतीय कपड़ों को पहनना शुरू किए। और भारतीय कपड़ों का जो प्रोडक्शन होता था मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में या हैंडलूम में बनता था भारतीय घरों में, एक छोटा कुटीर उद्योग की तरह स्थापित करके, तो उसी का खरीदारी करते गए तो उसका सेल तो बढ़ गया भारतीय खादी कपड़े का। लेकिन यह आंदोलन जो है शहरों में अचानक स्लो हो गया, धीमा पड़ गया। क्यों? इसके बहुत सारे कारण थे। पहला तो कारण देखिए ये था कि जो खादी का कपड़ा था यह प्रायः महंगा हुआ करता था उन मास प्रोड्यूस्ड मिल्स वाले कपड़ों के मुकाबले, क्योंकि वहाँ बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता था ब्रिटेन में, और फैक्ट्री में तेज़ गति से बनता था और प्रोडक्शन पर खर्च कम आता था, तो वो कपड़े सस्ते होते थे और उसके मटेरियल भी उतने महंगे नहीं थे। लेकिन जबकि खादी के कपड़े जो थे बहुत ही ये घरों में बनते थे, इसमें उतना टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म का यूज नहीं था, लोगों को मेहनत ज़्यादा पड़ता था, महंगा पड़ता था ये कपड़ा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन महंगा होता था। तो इसलिए ही जो गरीब लोग थे इसको एफोर्ड नहीं कर पाते थे, खादी कपड़े को नहीं खरीद पाते थे क्योंकि महंगा था। तो इसलिए वे लोग उन कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। सोचिए कि इस स्थिति में कितना देर तक वो बाइकाट करेंगे उस मिल में बने हुए कपड़े का। अब ठीक उसी प्रकार से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थी, जो अंग्रेज़ों की संस्थाएं थी, खास करके स्कूल्स, कॉलेजेज या कोर्ट कचहरी, तो इसमें भी जो लोग काम करना छोड़े थे वे ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि उनका इनकम जो था इफेक्टेड था और उसके एवज में भारतीय संस्थाएं ज़्यादा थी नहीं। और इसलिए ही ये जो आंदोलन था ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके बदले में भारतीय इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। और यदि इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाता तो वो भी इतना जल्दी नहीं हो सकता था कि ब्रिटिश के जगह पर सेटअप किया जा सके, उतना सेटअप करना पड़ता, उतना आसान नहीं था। अब जो था धीरे धीरे ये जो आंदोलन था स्लो हो गया और जो भी लोग थे, चाहे स्टूडेंट हों, टीचर्स हों, सभी लोग अपना काम पर वापस आना शुरू कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे। लॉयर्स ने भी अपने काम को ज्वाइन कर लिया, कोर्ट कचहरी जाने लगे। और इस प्रकार से यह आंदोलन क्या हुआ, तो यह आंदोलन समाप्त हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अब देखिए जो 2.2 है, रिबेलियन इन कंट्री साइड, यानी देहाती क्षेत्रों में विद्रोह। तो इस चीज़ को हम लोग अभी इस पॉइंट को भी ख़त्म कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए इसको, ये छोटा ही टॉपिक है। देखिए रिबेलियन इन कंट्री साइड, देहाती क्षेत्रों में विद्रोही, यानी शहरों में जो ये आंदोलन था, शहरों से ये आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यह फैलते फैलते देहाती क्षेत्रों में भी चला गया था और इसने बहुत ही आकर्षित किया किसानों का ध्यान और आदिवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और ये जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैलता जा रहा था, प्रत्येक वर्ष जो युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद के वर्षों में यह फैल रहा था। अब यहाँ पे अवध की बात कर रहा है। अवध में जो किसान थे, किसानों को एकजुट किया गया, एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, उनके द्वारा, जो कि पहले फिजी नाम के देश में इंडेंचर्ड लेबरर हुआ करते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में गए थे। भारत के बहुत सारे लोगों को ले गए थे अंग्रेज बाहर काम करने, बंधुआ मजदूर के रूप में। तो ये जो मूवमेंट था तलुकदारों के खिलाफ या लैंड लॉर्ड्स, ज़मींदारों के खिलाफ आंदोलन था, यानी भारतीय लोगों के खिलाफ ही एक निम्न वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे थे। और उनका डिमांड था कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स को जो हाई रेंट देना पड़ता है, तो रेंट्स जो है नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम होना चाहिए। अब उनका एक और भी डिमांड था पीजेंट्स का कि जो बेगार सिस्टम है, बेगार सिस्टम का मतलब था कि जो भी लैंड लॉर्ड्स थे उनके खेतों में, उनके घरों में मुफ्त में काम करना पड़ता था, उनके घरों पर
ये उन किसानों को जो उनके ज़मीन को भाड़े पर लेकर खेती करते थे। तो इस तरह से वो भी सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे ये लोग, इनका ये भी डिमांड था। अब देखिए, इनकी ये भी एक थी समस्या कि उनको लगता था कि हमारा जो टेन्यूर है, यानी हमारा जो ये किराएदारी है, यह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब भी लैंडलॉर्ड चाहेगा तो ज़मीन हम लोगों से छीन सकता है। उसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए उन लोगों को लगता था कि हमारा कोई अधिकार है ही नहीं ज़मीन के ऊपर, जो लैंड हम लोग लीज पर लिए हुए हैं। तो ये जो पीजेंट्स थे, इनका डिमांड ये सारी चीज़ें था कि ये सब होना चाहिए, यानी रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू कम हो जाना चाहिए, एबोलिशन ऑफ बेगारी सिस्टम समाप्त होना चाहिए, और जो है तो सोशल बाइकाट कर रहे थे ये लोग, खास करके लैंडलॉर्ड्स जो ओप्रेस करते थे, जो दबाते थे इन लोगों को, तो ये दमन भी नहीं किया जाना चाहिए लैंडलॉर्ड्स के तरफ से। ये भी इन लोगों का डिमांड था। बहुत सारे स्थानों पर तो नाई धोबी बांध बना, यानी नाई जाति के लोग और धोबी जाति के लोग एक साथ मिल गए और उन लोगों ने पंचायत का आयोजन किया। लैंडलॉर्ड से जो शोषित लोग थे, ये सभी लोग मिलकर कि किस प्रकार से उनके शोषण से बचा जाए। तो इन लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ आपस में तय किया कि हम लोग धोबी लोग या नाई लोग अपने काम से बहिष्कार करेंगे, अपना काम अपना सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने यात्रा करना शुरू किया गाँवों का अवध क्षेत्र में, और किसानों से ग्रामीणों से बातचीत करना शुरू किए उनके समस्या के बारे में, और उनकी समस्याओं को, उनकी नाराज़गी को समझने का प्रयास कर रहे थे। अक्टूबर आते आते क्या हुआ कि अवध किसान सभा नाम की एक पार्टी बनी, और उसके हेड में जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोग भी थे। अब एक महीने के अंदर ही इस पार्टी के 300 ब्रांच खुल गए गाँव में, जो कि ब्रांचेज खुले और उसी अगल बगल के क्षेत्रों में। अब इसलिए ही अब इतने समर्थक मिल गए, 300 ब्रांच खुला तो बहुत एक बड़ी संख्या समर्थकों की हो गई। इसलिए जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, यानी उसी वर्ष में आगे आने वाले समय में, तो बहुत ही बल मिला कांग्रेस को, और इन सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया अवध के जो पीजेंट्स थे, और बहुत ही ये आंदोलन, यह स्ट्रगल तेज़ी से और दूर तक फैला इनके समर्थन से। अब ये जो पीजेंट्स थे, इनका ये जो आंदोलन था, ये अलग रूप फिर धारण कर लिया, और ऐसा इसका रूप हुआ इन पीजेंट्स के मूवमेंट का कि जो कांग्रेस की भी जो लीडरशिप थी, जो नेतृत्व थी, वो भी नाखुश हो गई इनके आंदोलन से, क्योंकि सही ट्रैक पर ये लोग नहीं जा रहे थे। इनका जब आंदोलन फैला 1921 में, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि तलुकदारों के घर को व्यापारियों के घर के ऊपर और तलुकदारों के घर के ऊपर अटैक कर दिया, बाज़ारों को लूट लिया, और जो ढेर थे अनाजों के, उन ढेरों को लूट लिया। बहुत सारे जगहों पर तो जो भी लोकल लीडर्स थे, किसानों के नेता, उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो गांधी जी हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, ये कहा है कि हम लोगों को टैक्स नहीं देना है, और जो लैंड है, जो ज़मीन है, फिर से उन्हें बांटा जाएगा, यानी उनके हिस्से में फ्री में ज़मीन मिलेगा गरीबों को। और गांधी जी का नाम ले रहे थे, तो इसलिए ये सब जो काम कर रहे थे, इनके लिए गांधी जी का नाम ले रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा करने पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नाराज़ होगी ही, और इसलिए ही कांग्रेस के लोग भी नाखुश थे, क्योंकि ज़मींदारों या तलुकदारों को भी अपने आंदोलन से अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनसे भी बहुत सारा फंड आ रहा था पार्टी के लिए। तो इस पॉइंट के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जो है पढ़ेंगे, और इससे आगे अब ट्राइबल के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसी पॉइंट में वो भी है
यानी ये अभी पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में पढ़े और इसके आगे ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।